हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के काफ़ी ईयर्स के पेपर्स कर लिए हैं 2017, 2018 और वैसे ही आज मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 लेवल 1। मतलब लेवल 1 हम थोड़े से डाउन वाले लेवल के क्वेश्चन करेंगे, मतलब वो हमारे लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, बट एज पर द नेशनल साइंस ओलंपियाड एसओएफ फाउंडेशन उनके हिसाब से लेवल 1 यहां है और लेवल 2 और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हम लेवल 1 आज डील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ना कोई फीस पे करनी है। यहां सारी चीजें 100% फ्री है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर एनएसओ में पीवाईक्यूज की सीरीज का 2019 का लेवल 1 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। सबसे पहला, अनन्या, अ क्लास 10th स्टूडेंट, हैज सेट अप द apparatus as shown in the figure। उसने एक apparatus सेटअप किया है अनन्या ने। ओके, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल टेक प्लेस इन सेटअप्स। देखिए सबसे पहला यहां जिंक और डाइल्यूट H2SO4 को डाला है। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती ही है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है वाटर और क्विकलाइम को साथ में मिला देना। जब आप वाटर और क्विकलाइम को साथ मिलाते हो, मतलब चूने को साथ मिलाते हो, चूना व्हेन एडेड टू वाटर इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये भी एक्सोथर्मिक है। थर्ड है वाटर प्लस एनहाइड्रस CuSO4। एनहाइड्रस CuSO4 में पानी डालोगे तो एनहाइड्रस CuSO4 वाटर को अब्सॉर्ब करेगा, हीट को रिलीज करेगा। सो दिस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वहीं पे BaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, ये सिंपली एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें कोई हीट नहीं निकलती है। उल्टा NH4Cl को पानी में डालते हो तो पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, सो हमारे 1, 2 एंड 3 ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए चेक करते हैं 1, 2 एंड 3। ऑप्शन सी। ओके, next, study the given flow chart carefully and identify the compounds P, Q, R, S and T। सबसे पहले देखिए P दिया हुआ है C3H8O और उन्होंने ये बोला है कि जब इस P को आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन पे रखते हो तो Q बनता है। तो मुझे ये रिएक्शन कहां से याद आ रही है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एक रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है। तो चलिए हम 3 कार्बन का अल्कोहल लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। इसको हमने हीट किया, ये P है। अब Q क्या बनेगा? जब भी आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो, 443 केल्विन पे उसे हीट करते हो तो क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो एक H यहां से निकलेगा और OH यहां से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब यहां एल्कीन बन गया। ठीक है, यहां पे एल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड लग गया है। अब नेक्स्ट आता है R। तो चलिए देखते हैं R क्या बनेगा। Q में आपने हाइड्रोजन डाला निकल के प्रेजेंस में। अब ऑब्वियस चीज है, उसमें अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो वह एल्कीन है, वह एल्केन बन जाएगा। दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ये हमारा हो गया एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, फिर आगे अब यहीं से देखिए P को जब आपने K2Cr2O7 डाला H2SO4 के प्रेजेंस में, इसका मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये K2Cr2O7। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं CH3 CH2 और ये हिस्सा हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा COOH। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें अगर आपने Na2CO3 डाल दिया, इसमें अगर आपने पहले ये क्या बनाया हम यहां लिख दें, ये S बनाए। अगर आपने इसमें Na2CO3 डाल दिया तो Na2CO3 तो एक बेसिक सॉल्ट होता है, तो Na यहां H की जगह लग जाएगा और H नीचे आ जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा? CH3COONA। ये हमारा बन गया T। ओके, सो यहां हम लिख देते हैं T। अब मैच कर ले आंसर्स को। चलिए, सो देखिए सबसे पहले हमारा P दिया है CH3 CH2 CH2OH। CH3 CH2 CH2OH ये हमारा कैंसिल हो गया, CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2OH। अभी 3 आंसर है ऐसे,
जहां सेम है। चलिए Q, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Q है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी रेस से बाहर, ये भी रेस से बाहर। C और D, ओके, R है CH3 CH2 CH3, तो CH3 CH2 CH3 एंड ये CH3 CH2 COOH, ये भी रेस से बाहर हो गया, ये सही चल रहा है अभी भी। CH3 CH2 CH3, फिर S दिया हुआ है CH3 CH2 COOH, ये है CH3 CH2 COOH, एंड T दिया है CH3 CH2 COONA, T दिया है CH3 CH2 COONA, सॉरी हाँ ये CH3 CH2, यहां पे CH2 भी आएगा, ओके। CH3 CH2, ये है ना एक CH2 इधर, इसको लिखा नहीं था हमने, COONA, ये हमारे बन गया लास्ट वाला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। चलिए चेक करें, ओके करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली। ग्राफ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो चलिए हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स को यहां पे लिस्ट बना के लिख लेते हैं। ओके, तो आइसोटोप्स क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम ग्राफ के हिसाब से जो एक ही सीधे लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि यहां एटॉमिक नंबर है ना, इधर ग्राफ के जो सेम लाइन में आ रहे हैं वो आइसोटोप्स हैं। तो क्या है? C, D एंड G, H। तो C और D और G और H ये आइसोटोप्स हैं। आइसोबार्स क्या है? AB, जिनका मास सेम हो बट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो मास देखो AB का सेम है, EF का सेम है और IJ। सो AB देन EF और IJ, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। आइसोटोप्स CD और GH, CD और GH दो जगह CD दिया है। आइसोबार्स AB, EF, IJ, AB, EF, IJ, ये रहे EF, ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन C। ठीक है, चेक करते हैं, ऑप्शन C इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। Melting and boiling points of 5 different substances are given in the table. Study the given data and select the correct statement. चलिए यहां पे देखिए डेटा दिया हुआ है और हमें वहां से स्टेटमेंट पढ़ के डेटा से मैच करना है। ओके, सो V has the least ordered arrangement of particles at room temperature. V जो है उसका least order arrangement है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे इसका मतलब V जो है वो गैस है, तो V जो है वो गैस है रूम टेम्परेचर पे। देखें जरा, रूम टेम्परेचर होता है 28 डिग्रीज, ये बॉयल ही 185 पे हो गया, 28 पे आराम से वो गैस बनेगा। तो बिल्कुल सही है। W is solid at 100 डिग्री एंड लिक्विड at 200 डिग्री। सो W जो है वो 100 डिग्री पे सॉलिड है और 200 डिग्री पे लिक्विड है। तो देखो ना 420 उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 420 से पहले किसी भी टेम्परेचर पे वो लिक्विड रहेगा, और 110 मेल्टिंग पॉइंट है, उसके पहले किसी भी टेम्परेचर पे वो सॉलिड रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। X, Y and Z will have fixed volume but no fixed shape at 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वो लिक्विड है, तो X, Y, Z 40 डिग्री पे लिक्विड रहेगा। तो ये है X, ये है Y, ये है Z, और आप देखो अब 40 डिग्री जो है वो सब टेम्परेचर्स के बीच में आ रहा है। ये उनके मेल्टिंग पॉइंट है, इनके बाद किसी भी टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में है। तो 40 डिग्री पे ये तीनों लिक्विड्स है, देखो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 40 से ज्यादा है, इसका मतलब वो लिक्विड्स है। ये पॉइंट भी सही है। V will exist in liquid state at -210 डिग्री सेल्सियस। सो -210 डिग्री सेल्सियस पे मतलब यहां पे आएगा -210 डिग्री सेल्सियस, इट विल कम बिटवीन -223 एंड -185। ओके, सो उस स्टेट पे वो लिक्विड है, तो बिल्कुल सही है, लिक्विड है। मेल्टिंग के बाद और बॉइलिंग के पहले लिक्विड ही होता है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। इसका मतलब 1, 2, 3 एंड 4 ये सब पॉइंट्स इसके सही हैं। सो 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर? आगे, Sumedha mixed 2 solutions P and Q. She recorded the following observation and conclusions in a notebook. A yellow precipitate is formed. Yellow precipitate किसका होता है? अगर आपको याद हो तो PbI2, हमने एक्टिविटी 1.2 NCERT में चैप्टर 1 में एक्टिविटी 1.2 देखा हुआ है, PbI2। फिर देखिए इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बिल्कुल सही है, येलो पीपीटी बनती है PbI2 की और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यही हो रहा है ना, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki would give PbI2 plus 2KNO3, PbI2 plus 2KNO3। तो ये येलो पीपीटी बना रहा है,
ओके और PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, P इधर आ गया K उधर चला गया, बिल्कुल सही है ये तो चीज, ये हमारा इक्वेशन भी समझ आ गई हमें। द सोल्यूशन P, Q एंड येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर, तो P क्या है भाई, दो सोल्यूशन मिक्स हुए मतलब PbNO3 और 2Ki और उनने येलो PPT बनाई PbI2, तो PbNO3 2Ki, PbNO3 होल ट्वाइस Ki और PbI2, ये रहा ऑप्शन ए। ओके चलिए चेक करें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके नाउ द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये जो गिवन फिगर है ये पीरियोडिक टेबल को दिखा रहा है, एक छोटे से पार्ट को। अमंग द गिवन एलिमेंट्स Q इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट while R is the most non metallic element, तो जो Q है वो सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट है और जो R है वो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है। देखते हैं, Q सबसे ज्यादा मेटालिक है, ओके, Q सबसे ज्यादा मेटालिक है, ओके, और जो R है वो मोस्ट नॉन मेटालिक है, बिल्कुल सही है। राइट हैंड साइड का सबसे टॉप का जो नॉन मेटल होगा वो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नीचे होगा वो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा, ये स्टेटमेंट सही है। P इज द स्मॉलेस्ट एटम, क्या P स्मॉलेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं, P से भी छोटे हमारे ये हीलियम सबसे छोटा होगा, है ना, और हीलियम क्योंकि ये सबसे राइट पर है, एक तो फुली फिल्ड है उसका ऑर्बिटल, तो ये छोटा होगा हीलियम। जो P है वो तो मेटल है और वैसे भी लेफ्ट टू राइट आने पे साइज कम होता है, लेफ्ट वाले तो बड़े ही होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। T इज द मोस्ट रिएक्टिव, T कैसे रिएक्टिव हो सकता है, ये तो नोबल गैस है, ये भी गलत। Q एंड S हैव कंप्लीट ऑक्टेट इन M शेल, जो Q और S है इनके पास कंप्लीट ऑक्टेट है, बिल्कुल नहीं, He और T के पास है कंप्लीट ऑक्टेट, ये भी गलत है। सही आंसर हमारा क्या है, A। सो इनमें से हमारा A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब एक देखते हैं, यस, ओके आगे बढ़ते हैं। To write a letter with a graphite pencil, 0.01 grams of carbon is required. Number of moles of carbon atoms and the total number of carbon atoms used in writing a letter are respectively. चलो, इतना ग्राम कार्बन से हम एक लेटर लिखते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3 1 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। अब इससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, सो गिवन मास इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन मोलर मास कितना है, मोलर मास कार्बन का होता है, मोलर मास कार्बन का होता है 12। ओके, सो अब आप 1 को डिवाइड कर दो 12 से, 12 0 जा 0 1 पॉइंट लगाओ 0 0 जा 0 अगेन 100 हो गया। अब 12 कितने जा हो जाएगा, 12 5 जा 6 7 8 2 जा 16 का 6 कैरी गिवन, 8 1 जा 8 9, तो 8 जा 96। ओके, 8 2 जा 16 का 6 कैरी गिवन, 8 1 जा 8 9, बिल्कुल सही है 96, ये आया। उसके बाद आंसर 40, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो कितना बचा, अगेन वी हैव गॉट 4 एंड देन 3, सो हमारा आंसर आया है 0.0833 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। इस डिवीजन से हमारा जो आंसर आया है वो ये आ गया, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे, ठीक है। अब इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, 1 2 8.33 इंटू 10 टू द पावर -5, यहां 2 सर्कल हमने पीछे किए, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -5, ठीक है। सो हमारा ये देखो मैच भी हो रहा है, 8.33 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। सो हमारा एक तो मैच हो गया, वैसे भी सही आंसर हमें मिल ही चुका है इसके आने से, है ना। ओके, सो ये हमारा 8.33 इंटू 10 टू द पावर -5 सॉल्व हो गया, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स से टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो n इज इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 8.33 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू n अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऊपर ले आइए, सो 8.33 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये है और ये -5 है, तो 23 -5 कितना हो जाएगा, 23 22 21 20 19 18, 10 टू द पावर 18 इज इक्वल्स टू n। तो अब 6.022 और 8.33 को आप मल्टीप्लाई कर दो, ओके,
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 0 3 6 जा 18, then same 6 6 0 8 1 and 8 2 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 8 2 जा 16, 17 का 7 कैरी गया 1, 8 8 6 जा 48, ये हो गया। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब यहां लिख लें 6 और 6 12 का 2 कैरी गया 1, 6 और 6 12 13 का 3 कैरी गया 1, 8 9 10 16 का 6 कैरी गया 1, 8 9 10 8 9 10 11 का 1 कैरी गया 1, 8 9 10 का 0 कैरी गया 1, 5, ये आ गया हमारा। अब पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां हमने पॉइंट लगा दिया तो आया 50.163। सो ये आया 50.163 इंटू 10 टू द पावर 18। हम एक काम करते हैं, हम प्रेफर करेंगे कि भाई हम एक जीरो शिफ्ट कर दें और सिंगल डिजिट में, मतलब इसको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, तो यहां शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 5.016 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, दिस इज 10 टू द पावर 19, क्योंकि मैंने एक जीरो को इधर शिफ्ट किया ना। अब देखो ये 6 है तो 5 से अगर ज्यादा नंबर होता है तो इसके पहले वाला नंबर राउंड अप हो जाता है, तो ये हो जाएगा 02, 5.02 इंटू 10 टू द पावर 19। बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा। ओके, सो ऑप्शन सी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 solutions labeled as W, X, Y and Z have pH values 1, 9, 3 and 13. तो चलिए लिखते हैं W, X, Y, Z 1, 9, 3, 13. Okay. Which of the following represents the correct decreasing order of hydrogen ion concentration? मतलब decreasing order हमें डालना है, जितना कम pH उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन और जितना ज्यादा pH उतना कम हाइड्रोजन आयन। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होंगे, 1 में होंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं W। ठीक है, W में सबसे ज्यादा है, उससे कम होगा फिर 3, Y उससे कम X और सबसे कम Z। सो WYXZ, WYXZ ये हमारा आंसर है। देखिए, ओके चलिए आगे। A few elements are represented as, ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब उनने बोला है द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट V, W, X, Y एंड Z। ठीक है, सो हम एटॉमिक नंबर्स लिख लें। V का है 15, W का दिया है 9, एटॉमिक नंबर X का दिया है 3, Y का दिया है 18, Z का दिया है 12। ओके, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, ये है 2 7 2,1 2,8,8 2,8,2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए अब वैलेंसीज लिख लें। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0 क्योंकि फुली फिल्ड है ऑर्बिट, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो 3 1 1 0 2, और वैलेंसीज निकालना मैंने आपको ऑलरेडी जो कंसेप्ट वीडियोस हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं उसमें बताया हुआ है। ठीक है, 3 1 1 0 2, और ये 9th क्लास का मेनली टॉपिक है। अगर आप 9th क्लास के अपने दिमाग में थोड़ा सा लाएंगे कंसेप्ट्स को तो आप वैलेंसी को बड़े आसानी से इससे निकाल पाएंगे। 3 1 1 0 2 है, 3 1 1 0 2, ऑप्शन बी देखिए हमारे आंसर से मैच भी हो रहा है। क्लियर, ओके। Fill in the blanks by selecting the option with the correct words. Okay, चलिए देखते हैं। सबसे पहले the process of removing impurities from impure metal to obtain pure metal is known as refining of metal. इसको refining बोलते हैं। Okay. दूसरा the most widely used methods for refining, पहले हम refining वाला देख लें। Okay. द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर, दोनों ही ऑप्शंस में देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग लिख लेते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ओके, देन यू गो फॉर थर्ड क्या है, इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड। एनोड में हम हमेशा इम्प्योर मेटल लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप देखा भी होगा आपने, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ी है। तो प्योर मेटल को, इम्प्योर मेटल को हमेशा हम लोग एनोड पे लेते हैं। ओके, हमारा ये हो गया एनोड, और अब हम लास्ट वाला देखते हैं हमारा फोर्थ। अब बचा ही क्या है फिर उसके बाद, एंड द प्योर मेटल इज टेकन एज कैथोड, तो हम प्योर मेटल को कैथोड ले लेते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एनोड और कैथोड। हमारा एनोड और कैथोड भी मैच हो गया ना। तो चलिए अब हम आंसर चेक करें, हमारा ऑप्शन ए। क्लियर? सो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 लिक्विड्स आर गिवन इन द टेबल। टेबल में 3 लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज दी है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेपरेशन टेक्निक विच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स मिक्सचर विथ वाटर। वाटर से अगर आपको सेपरेट करना है तो मिसिबल है ये, वाटर में तो मिसिबल है, आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? सिंपल डिस्टिलेशन। पी को आप सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हो। ओके, पी सिंपल डिस्टिलेशन वाटर के साथ। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो Q है इमिसिबल है, तो आप इमिसिबल, अगर ये क्या है? लिक्विड है, तो आप इसको सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हो। ओके, देन मिसिबल, अब ये मिसिबल है मगर वाटर से बहुत क्लोज है इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके फाइन, चलिए अब चेक करते हैं इनकरेक्ट कौन सा दिया है। P कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, Q कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल, ओके, एंड R कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। R इवेपोरेशन से होता है, हमने मगर निकाला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इनकरेक्ट पूछा है उनने, ऑप्शन सी। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। Miss Kanika, a class 10th teacher, arranged the given setup to study the reactions at different metals with steam. 5 students performed the experiment with 5 different samples of metals and noted their observations in the given table. यहाँ हुआ है, ये setup दिया है। चलिए देखते हैं क्या है। रूही, मैग्नीशियम, विगरस रिएक्शन MgO प्लस H2। इसके साथ मैग्नीशियम की बिल्कुल सही है, विगरस रिएक्शन होगी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस। सिद्ध, Ag, सिल्वर की स्लो रिएक्शन। अरे सिल्वर की तो रिएक्शन ही नहीं होती है वाटर के साथ, बिल्कुल गलत। यहाँ स्टीम का दिखाया ना, देखो ये मेटल सैंपल है, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, तो यहां से बर्नर से हीट करके पानी उड़ेगा, यहाँ मेटल के साथ रिएक्ट होगा, सिल्वर रिएक्ट ही नहीं होता, गलत दिया है। आयरन का स्लो दिया हुआ है, आयरन स्लो रिएक्शन ही करेगा भाई, तेज करेगा यहाँ पे। और जिंक का भी स्लो दिया हुआ है, जिंक की भी रिएक्शन तेज होती है। रोशिल ने दिया है Cu, नो रिएक्शन। कॉपर की इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल सही दिया हुआ है। सो रूही और रोशिल ने सही बताया है जो ऑब्जर्वेशंस हैं। चलिए देखते हैं, रूही एंड रोशिल, ये है ऑप्शन सी, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन टेबल बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखते हैं सबसे पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए देखते हैं। फर्स्ट NaClO, पेरेंट एसिड कौन सा होगा? HClO, वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट, पेरेंट एसिड होगा हाइपोक्लोरस एसिड, ये लिख दिया हमने। बेस तो NaOH है, NaOH का Na तो आ ही गया है, ठीक है। सेकेंड, कौन सा सॉल्ट होगा HCl और ZnOH का? ZnOH होल्ड वाइज का ZnCl2 नाम का सॉल्ट होगा। इसका pH कितना होगा? क्योंकि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो pH हो जाएगा 7 से कम, इसका मतलब लेस देन 7, लाइक दिस। ओके, फिर फोर्थ वाला है हमारा क्या? पेरेंट एसिड NH4 उल्टवाइज SO4, तो पेरेंट एसिड कौन सा होगा NH4 उल्टवाइज SO4 का? H2SO4। कैसे पता चलता है? ये सॉल्ट को देख के समझ आता है। देखो सॉल्ट में SO4 है, ये वाला पार्ट हमेशा एसिड से आता है और ये वाला पार्ट बेस से आता है, तो SO4 उल्टवाइज SO4 आया है, वो एसिड से H2SO4 से आया है। फिफ्थ वाला पेरेंट बेस है, तो पेरेंट बेस क्या होगा उसका? NH4OH। और सिक्स्थ दिया है पेरेंट एसिड कौन सा होगा? HCOOK, ये K तो इधर से आया है, HCOO के बाद H होगा, H को ही रिप्लेस करके K लगा है, तो ये बन जाएगा HCOOH। फाइन, चलिए आंसर मैच करते हैं। सबसे पहले वन है हमारा HClO, तो HClO 2 जगह दिया हुआ है। फिर सेकेंड हमारा है ZnCl2, ये देखिए ZnCl2, फिर 7 से कम H2SO4 NH4OH, H2SO4 NH4OH, HCOOH, HCOOH, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे।
इसी के साथ हमारा यहाँ पे इस पेपर का भी, इस PYQ का भी लेवल 1 कंप्लीट होता है। अब आपसे ये बात की जाए कि आपको अपने वीडियोस को अगर सीक्वेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला सोल्यूशन होता है प्लेलिस्ट को सर्च करें यूट्यूब पे। नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे आइए। वहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे आपको एक लिस्ट मिलेगी, यहां ओलंपियाड पे टैप कीजिए। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 9th और 10th का ऑप्शन आएगा, आप 10th पे क्लिक करिए। यहां आपको आपके सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो 10th के ओलंपियाड के चल रहे हैं। ओके, केमिस्ट्री नेशनल साइंस ओलंपियाड NSO, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ कोर्स की डिटेल्स दिखेंगी, यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा हुआ दिखेगा और यहाँ चैप्टर्स के नाम होंगे। चैप्टर्स के नाम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा जिसमें सारे वीडियोस ऑर्डर में डले होंगे। वो जो वीडियो ऑर्डर में डले हुए हैं पूरे, उनमें आप जिस भी वीडियो को देखना चाहें, पूरे सीक्वेंस में वीडियोस हैं, जितनी बार देखना चाहें वॉच नाउ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस तरीके से वीडियो यूट्यूब प्लेयर यहीं पे वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक NCERT CBSE स्टेट बोर्ड्स NTSC ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। यहां कोई पेड सब्सक्रिप्शन, कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आप 2-3 वीडियोस भी देख रहे हो तो यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं, A to Z। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।